पी ब्लॉक एलिमेंट, कि मुझे लगता नहीं है ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि ये चैप्टर उन लोग किसी को नहीं आ रहा, कार्बन वालों को। एलिमेंट में हमें ग्रुप 13 है, तो हम ग्रुप 13 पढ़ रहे है ना। तो कौन कौन सा एलिमेंट है पी ब्लॉक के? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अक्ष तुम्हें हो गया ये वाला चैप्टर बेटा? अक्ष नो मैम। 2s2 2p1 ये बोरॉन है। एल्यूमिनियम 3s2 3p1 है ना। कॉन्फ़िगरेशन में बोल रही हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, नियॉन, argon 4s2 4p1, हीलियम argon, क्रिप्टॉन। बाप रे बहुत सारे बच्चे आ गए यार, ये देख सकते। 5s2 5p1 और xenon 6s2 6p1। चिल्ड्रन दिस इज द ग्रुप 13 जिसके डिफरेंट एलिमेंट मैम हैं। नीचे कौन कर कौन? दीजिए। हाँ बेटा, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है। ग्रुप 13 के एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, argon 4s2। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ, यहाँ पर argon लिख देती हूँ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4s2 3d10 4p1 है ना, ऐसा लिख देती हूँ। फिर क्रिप्टॉन, ये लिखते जाओ प्लीज मेरे साथ, 5s2 4d10 5p1। आप जानते हो एस और पी के बीच में एक कम डी आता है ना, ये सब जानते हो। 6s2 के बाद क्या आता है? 4f14 4f14, या ऊपर लिख देती हूँ मैं थेलियम का। थेलियम का आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, या मैं नीचे लिखने की कोशिश करती हूँ। चलिए, थेलियम, थेलियम में आएगा xenon 6s2 4f14 5d10 6p1 है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, फटाफट फटाफट लिख लीजिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, और कल की क्लास होगी, कल भी हम 1 बजे टाइम रखेंगे बच्चों। एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p1, गैलियम, argon 4s2 3d10 4p1, इंडियम, क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p1 और थेलियम, xenon 6s2 4f14 5d10 6p1। बच्चों ये एलिमेंट्स आपको रटे होने चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। आपने लिख लिया होगा, ठीक है? लिख लिया अनुष्का? हैव यू रिटन अनुष्का? तो एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं बच्चों। मैं देखिए लिख लेती हूँ पहले से ही आपको कि हम पहले हमारा बोरॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थेलियम। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगर ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में मैं जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जानती हूँ ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में मैं जाऊंगी तो जो साइज है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए एटम का साइज डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में जा रहे हैं, तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं वो ग्रुप 2 से साइज में छोटे होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है किसी को भी। बच्चों जब हम बोरॉन से डाउन द ग्रुप की बात करें, व्हेन वी कम, बिकॉज हमें स्पेसिफिकली ग्रुप 13 पढ़ना है, ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करें और हम बोरॉन से एल्यूमिनियम में जा रहे हैं बच्चों, तो एज यू कैन सी कि बोरॉन से एल्यूमिनियम में जा रहे हैं तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। क्योंकि आप जानते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आप सब जानते हो कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और इसलिए साइज इंक्रीज होता है। तो जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम में जा रहे हैं तो साइज बढ़ता है ना। लेकिन आपको पता है, आपको जान के बाद आश्चर्य होगा, शायद मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, कि जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में जाती हूँ तो गैलियम का जो साइज है, गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा है ना। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हो शुरू से कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। बच्चों ऐसा क्यों होता है? लेकिन फिर यहाँ एक्सेप्शन क्यों है? क्यों गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा है, बाकी सब बढ़ रहे हैं, बस एक 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 यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। तो देखो इसका रीजन मैं बताती हूँ। देखो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन क्या है? 2s2 2p1, एल्यूमिनियम क्या है? 3s2 3p1। तो यहाँ पर कुछ डी के इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम गैलियम में आते हैं तो गैलियम में डी के 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो 4s2 3d10 4p1,
ठीक है। अब देखो ये डी के इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होता है बच्चों, देखो डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुअर स्क्रीनर होते हैं, पुअर शील्डर होते हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो मैं फिर वही क्लास का एग्जांपल दूंगी कि सपोज करो एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं न्यूक्लियस में टीचर हूँ, और जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये समझ लो कि वो बहुत पुअर खराब पर्दे होते हैं, मतलब ये समझो कि दुबले पतले छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि अगर वो बीच में बैठे हैं तो मेरा न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस का होल्ड जो है लास्ट वाले बेंच पे ज्यादा अच्छे से जला जाएगा, क्योंकि ये जो बीच के डी के इलेक्ट्रॉन है ये इतने थिन है, इतने पतले कि इनके बीच, या फिर तुम ऐसे समझो कि ये इतने दूर दूर बैठे हैं, ये डी के इलेक्ट्रॉन इतने दूर दूर बैठे हैं कि मैं आराम से लास्ट वाले बेंच के बच्चे को देख पा रही हूँ। मतलब ये पुअर स्क्रीनर है, पुअर शील्डर है। ठीक है, वही एस और पी के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पास पास बैठे होते हैं, तो इतना वो ढक लेते हैं किसको, लास्ट वाले बेंच के बच्चे और को मुझसे ढक लेते हैं। तो मेरा होल्ड लास्ट वाले बच्चे पे नहीं जा पाता। ठीक है, तो लास्ट वाला बच्चा क्लास के बाहर निकल जाए या साइज में पीछे जाता जाए और हरकतें करता रहे, मेरा होल्ड उस पर रहेगा ही नहीं। लेकिन जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो खराब पर्दे होते हैं। खराब पर्दे होते हैं मतलब ऐसा समझ लो कि डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूर दूर बैठे होते हैं। तो वो दूर दूर बैठे होने के कारण बीच में बच्चे बहुत गैप कर कर बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बिल्कुल बीच में से देख पाऊंगी लास्ट वाले बच्चे को। तो यही समझ लो कि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डर्स होते हैं, पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है और न्यूक्लियस को आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम में आ रहे थे तो एल्यूमिनियम में सारे पी के इलेक्ट्रॉन थे। पी के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन्स बहुत चिपक चिपक के बैठे रहते हैं, पास पास बैठे रहते हैं, मतलब जो बीच के इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहेगा, समझ रहे हो, तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डी के इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो डी के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पुअर शील्डर होते हैं, पुअर स्क्रीनर्स होते हैं, जिस कारण न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा पाता। और क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा पाता, पी के जब एस और पी के इलेक्ट्रॉन बीच में हो तो साइज बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर बीच वाले जो बच्चे हैं, बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी के इलेक्ट्रॉन्स हो, डी के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, दूर दूर बैठे हुए होते हैं। तो न्यूक्लियस का होल्ड मतलब मेरा होल्ड आउटर मोस्ट शेल के बच्चे पे चला जाएगा और मैं उसको अपनी तरफ क्या करूंगी, पकड़ लूंगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी। ठीक है, कि भाई इधर देखो, मैं जो समझा रही हूँ उसे समझो। तो उसी तरह से न्यूक्लियस भी आउटर मोस्ट शेल के शेल को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनर्स हैं, पुअर शील्डर है, तो वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच लेता है, तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं बच्चों, तो गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D ऑफ गैलियम। इज इट ओके, कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बोलो मुझसे। देखो मैं बोल रही हूँ जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अक्ष, वो कैसे होते हैं, वो दूर दूर बैठे होते हैं। क्योंकि वो दूर दूर बैठे होते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अक्ष ज्यादा पकड़ आ जाती है, न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल पे तेज पकड़ आ जाएगी, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर बैठे हैं। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, वो और तेज हो जाएगा ना, क्योंकि उसको उसको जगह मिल रही है उसको अट्रैक्ट करने की। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया ना अक्ष, कि क्लासरूम बच्चों से भरा है, लेकिन बीच के इलेक्ट्रॉन्स, बीच के जो बच्चे हैं वो दूर दूर बैठे हैं। तो मैं न्यूक्लियस लास्ट के इलेक्ट्रॉन, लास्ट के बेंच में बच्चा जो बैठा है उसे आराम से देख सकती हूँ, क्योंकि बच्चे दूर दूर बैठे हैं, बीच में काफी गैप है उनके। तो आई कैन बी एबल टू सी व्हाट द चिल्ड्रन इज डूइंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है, तो मेरा उन पे होल्ड रहेगा, और अगर मेरा होल्ड उन पे रहेगा तो मैं उसको अपनी तरफ क्या कर लूंगी, अटेंशन उसका गेन कर लूंगी। तो उसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रही हूँ तो गैलियम में कौन है, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है अक्ष, वो डी के इलेक्ट्रॉन है, जो कैसे खराब पर्दे हैं, पुअर स्क्रीनर्स हैं, पुअर शील्डर्स हैं, अच्छे पर्दे नहीं है वो। किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के अच्छे पर्दे नहीं है, वो दूर दूर बैठे हैं। तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे तेजी से आ गया, तो न्यूक्लियस ने उसको खींच लिया, तो साइज डिक्रीज हो गया। इज इट ओके अक्ष चतुर्वेदी? Yes, ma'am. बाकी लोगों को कोई प्लीज डाउट है तो एक बार बोल दो, नहीं तो फिर मैं, अगर मैं एल्यूमिनियम से देखो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एल्यूमिनियम से जब गैलियम में आ रही हूँ तो ये डी के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खराब पर्दे होते हैं, है ना, ये बीच में बैठे हैं, ये बीच वाले क्लासरूम के बीच वाले बच्चे हैं, है ना। और न्यूक्लियस कौन है, क्लास में टीचर है। और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कौन है, ये 4s और 4p। लास्ट शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन है ना स्नेक, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो 4s और फोर्थ शेल लास्ट शेल है, स्नेक देखो
ये 4 शेल है ना। देखो बच्चों शेल है 1 2 3 और ये 4 है ना। ये चौथा शेल में कौन है? 4s के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 है ना। देखो अगर बीच में जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे होते हैं? वो दूर दूर बैठे होते हैं, दूर दूर बैठे होते हैं। तुम समझ रहे हो? दे आर सिटिंग वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये बी, ये फोर्थ, ये लास्ट वाला शेल है, ये न्यूक्लियस है। और ये बीच में जो डी के इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड में डी के इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे बैठे हुए हैं स्नेक? ये दूर दूर बैठे हुए हैं, ये बहुत दूर बैठे हैं। देखो 10 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस जो है ये यहाँ से भी इस फोर्थ शेल को के इलेक्ट्रॉन को देख पा रहा है, यहाँ से भी देख पा रहा है, हर जगह से देख पा रहा है। ये जो फोर्थ शेल है ये वाला शेल है ना। और ये जो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन है ये दूर दूर है। तो दूर दूर बैठने के कारण ये जो न्यूक्लियस है ना स्नेक, इसका होल्ड इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत तेजी से आ गया। तो अब अगर इसको ये पकड़ा हुआ है बहुत तेजी से, तो मतलब इसको शेल को पूरे अपनी तरफ खींच लेगा ना स्नेक। शेल को खींच लेगा तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा क्या स्नेक? साइज छोटा हो जाएगा ना स्नेक। यस मैम। देखो स्नेक तुम लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल बेटा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ ना कि 4 शेल है, सपोज करो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अगर बीच में डी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये डी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये न्यूक्लियस को ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1 2 और 3 है ना। अब अगर डी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे बैठे हैं, देखो ऐसे बैठे हैं, चिपक चिपक के चिपक चिपक के, तो ये पर्दे का काम करेंगे न्यूक्लियस और इनके बीच में, है ना इसने। क्योंकि इतने इतने पास पास बैठे हैं कि न्यूक्लियस को कहीं से जगह ही नहीं मिल रही इसको देखने के लिए। तो न्यूक्लियस का होल्ड इस पे क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। तो साइज मतलब बड़ा हुआ है क्योंकि उसको खींच ही नहीं रहा। साइज छोटा कब होता है? जब न्यूक्लियस इसको शेल को तरफ खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एस और पी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत पास इस तरह से बैठे हुए होते हैं, मतलब बहुत कंजेस्टेड बैठे हुए होते हैं, तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाता। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन एस और पी का ना होके डी के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इस तरह से दूर दूर बैठते हैं। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो क्या हो रहा है स्नेक के इतनी दूर दूर ये बैठे हैं कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है इनमें आसानी से पकड़ पा रहा है, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ पा रहा है, पकड़ पा रहा है। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है शेल को, तो साइज जो है वो छोटा हो जा रहा है ना स्नेक। साइज छोटा हो गया क्योंकि न्यूक्लियस जब आउटरमोस्ट शेल को देखेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा ना, तो साइज छोटा होगा ना स्नेक, है ना बेटा। यस मैम। हाँ, तो इसलिए जो गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गैलियम। देखो ये एमसीक्यू आ सकता है कि डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे होते हैं? ये खराब पर्दे होते हैं। पर्दे मतलब स्क्रीनर्स, स्क्रीनर्स है ना, खराब पर्दे होते हैं या खराब शील्डर होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जानते हो ना, शील्ड करना, शील्ड मतलब बीच में आ जाना। तो ये खराब पुअर शील्डर्स होते हैं, पुअर स्क्रीनर्स होते हैं, है ना। तो इसी कारण साइज जो है वो गैलियम का एल्यूमिनियम से कम हो जाता है क्योंकि ये खराब पर्दे होते हैं। खराब पर्दे होते हैं मतलब अच्छे पर्दे नहीं है, अच्छे पर्दे नहीं है तभी तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख पा रहा है, देख पा रहा है तो अपनी तरफ खींच पा रहा है, खींच पा रहा है तो साइज छोटा हो जा रहा है ना बच्चों। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, है ना। देखो अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्रुप 2 से, है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13, तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ग्रुप 13 की आयनाइजेशन, एक्सेप्शन है कि ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से कम होती है। आपको याद है क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में क्या होता है? कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें क्या होता है? इनमें कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, है ना। तो बिकॉज ग्रुप 2 में जो होता है वो पहली चीज तो उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप सबको पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जबकि बोरॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2s2 2p1, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। लेकिन ग्रुप 2 के तुम कोई भी देख लो, बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबके कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंप्लीटेड है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण
क्या होता है बच्चों कि इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 13 से ज्यादा होती है। ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, क्या आप सबको याद है? आप याद करिए, वैसे तो क्या ट्रेंड होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 की ग्रुप 2 से कम होती है, क्योंकि ग्रुप 2 में कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस कारण ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इवन ग्रुप 13 के एलिमेंट से भी ज्यादा होती है। इज इट ओके स्निग्ध, अदिति? Yes, ma'am. हाँ, तो ये तो पीरियड की बात हुई, लेकिन अब मैं ग्रुप की बात फिर आऊंगी। तो ग्रुप में अगर मैं आ रही हूँ तो वही आऊंगी, मैं फिर से लिखूंगी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम चिल्ड्रन, तो ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हो ग्रुप में जाने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है। तो बोरॉन से मैं एल्यूमिनियम में आ रही हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होगी, लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में आऊंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, मतलब गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, होनी थी, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। लेकिन ये चीज तो समझ में आई, बट आपको ये पता है कि थेलियम, क्योंकि आप देख रहे हो थेलियम में क्या है, थेलियम में का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो थेलियम में 3D भी आएगा, 4D भी आएगा। देखो यहाँ पर गैलियम में क्या आ रहा था, केवल 3D। इंडिया में क्या आ रहा था, 3D भी तो आएगा ही, 4D भी आएगा। और थीलियम में क्या आएगा, 3D भी आएगा, 4D भी आएगा और 4F 5D भी आएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो, और 4F के 14 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? डी और एफ के इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया खराब पर्दे होते हैं, खराब शील्डर होते हैं, खराब पर्दे होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि पर्दे इतने खराब हैं, ये अच्छे से छुपा ही नहीं रहे किसको, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का होल्ड इतना बढ़ता जा रहा है। थेलियम में आप देख रहे हो इतने सारे खराब पर्दे हैं, 3D भी उसमें है जो खराब पर्दा है, 4D भी उसमें है जो खराब पर्दा है, 5D भी उसमें है जो खराब पर्दा है, 4F भी उसमें जो खराब पर्दे हैं। तो सारे के सारे खराब पर्दे प्रेजेंट हैं किसमें, थेलियम में। तो क्योंकि इनका इतने ज्यादा पुअर स्क्रीनर्स हैं ये, कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल में इतना ज्यादा बढ़ गया बेटा, कि थीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। जबकि आपको पता ना कि अपन लोग हमेशा क्या पढ़ते थे कि लास्ट वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। बट यहाँ थीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ना केवल इंडियम बल्कि गैलियम बल्कि एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होगी। बोरॉन से ज्यादा तो नहीं होगी, बट इतनी ज्यादा होती है कि एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो जाती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जबकि एल्यूमिनियम कहाँ ऊपर बैठा है और वो सबसे नीचे बैठा है, स्टिल उसके अंदर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं पीरियड की बात करूँ, इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से कम होती है, क्योंकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब मैं डाउन द ग्रुप 13 ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप की बात करूं, तो बोरॉन से मैं एल्यूमिनियम में आऊंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है ना एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है बोरॉन से, तो साइज बढ़ने के कारण एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बच्चों, वो बोरॉन से कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में जाती हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया था गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। तो आप ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D electron in gallium, its size is less than aluminium, and due to which its ionization enthalpy is more than aluminium. क्योंकि साइज कम है तो उसकी ionization enthalpy भी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो साइज तो यहाँ पर गैलियम का ही बस छोटा था एल्यूमिनियम से, बाकी तो थोड़ा थोड़ा, इतना इंक्रीज नहीं हो रहा पर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो थेलियम का साइज इनसे तो ज्यादा है, बट उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा बढ़ गई बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ना, 4F के 14 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये 3D 4D F के इलेक्ट्रॉन तो और खराब पर्दे होते हैं। तो इतने सारे इसमें पुअर शील्डर्स हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, किससे? न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो न्यूक्लियस से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए बच्चों, इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बेहद ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आप इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे, है ना? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली बाउंडेड हो गए न्यूक्लियस से कि इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थेलियम इज मोर देन व्हाट? Ionization enthalpy of thallium is not only more than indium, it is also more than gallium and as well as aluminium also. ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट चिल्ड्रन।
मैं आपको फिर से समझा रही हूँ बच्चों। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं बच्चों, चैट में कोई कुछ लिख रहा है, लेट मी सी। अच्छा, आद्रिका का माइक वर्क नहीं कर रहा। आद्रिका अगेन फिर भी मैं समझा रही हूँ। आद्रिका मैं बोरॉन से, मुझे पता है अभी अदिति, आद्रिका का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होगा पढ़ने में क्योंकि उनका कल पेपर है। आई अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बट स्टिल यू हैव कम, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो तो देखो, if I talk about group 13 children, if when I move from boron to aluminium, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है बोरॉन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बोरॉन से बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में आ रही हूँ, तो मैंने अभी बताया कि गैलियम में डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो खराब पर्दे होते हैं, जिस कारण उनके आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है, तो जिनके कारण उनका साइज छोटा हो जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं गैलियम से नीचे जा रही हूँ इंडियम और थेलियम में, तो थेलियम में ना केवल 3D के इलेक्ट्रॉन है, बट 4D के भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5D के भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ना केवल 5D 3D 4D 4F के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ एंट्री मार लेंगे। और आप सब जानते हो कि 4F इलेक्ट्रॉन तो और भी खराब पर्दे होते हैं, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में और बढ़ गया, मतलब लो अब और मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर से बाहर निकालना। तो यही रीजन है कि थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत 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 ज्यादा होती है। Is it okay children now? To the another topic, that is oxidation state, है ना। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम आते हैं, है ना। तो देखिए ऑक्सीजन स्टेट को समझने के लिए पहले कॉन्फिगरेशन समझो। कॉन्फिगरेशन क्या है देखो, बोरॉन कॉन्फिगरेशन है 2s2 2p1, मतलब लास्ट शेल सेकंड, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हम सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल, 3s2 3p1, ठीक है। गैलियम में 4s2 3d10 4p1, ठीक है। इंडियम में 5s2 4d10 5p1, ठीक है। थेलियम में 6s2 4f14 5d10 6p1। आप देख रहे हो ना, थेलियम में 4f के 14 इलेक्ट्रॉन भी है, 5d भी है, और 3d 4d तो होगा ही होगा इसमें। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने में लगाएगा। तो आप सब जानते हो कि कोई भी एलिमेंट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बनाता है। तो बोरॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, है ना। तो बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन लगाएगा बॉन्ड बनाने में, 3, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, +3, है ना। एल्यूमिनियम के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 3। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम केवल +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। लेकिन अब मैं अगर बात करूं गैलियम की, तो ऑफ कोर्स वो भी +3 तो करेगा, लेकिन साथ में +1 भी करेगा, ये +1 भी करेगा, है ना। ऐसा क्यों करेगा बच्चों, मेरी बात सुनो। ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने अभी बताया ये खराब पर्दे होते हैं, ठीक है। तो खराब अगर ये पर्दे होंगे तो जो लास्ट शेल है, फोर्थ शेल, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्थ शेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, एस के इलेक्ट्रॉन भी है और पी के भी इलेक्ट्रॉन है। और एस कैसा है, स्फेरिकल, न्यूक्लियस कैसा है, वो भी स्फेरिकल। तो न्यूक्लियस की पकड़ किस पे सबसे ज्यादा होगी, एस के इलेक्ट्रॉन पे कि पी के इलेक्ट्रॉन पे। मैंने आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं क्योंकि उन दोनों का सेम उनका शेप होता है। तो एस के इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनका वो ज्यादा ज्यादा तेजी से पकड़ में आते हैं न्यूक्लियस के। तो ऑफ कोर्स 3D इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर स्क्रीनर है, पुअर शील्डर है, जिसके कारण फोर्थ शेल जो है न्यूक्लियस के पास आ गया है। लेकिन फोर्थ शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और p का 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियस की पकड़ किस पे ज्यादा होगी, 4s के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी। तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में उतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देखो 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, अगर तुम बहुत ज्यादा एनर्जी दो तो पॉसिबल है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल के +3 के कंपाउंड भी बनाए वो। लेकिन ज्यादातर कंपाउंड्स में s के इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो केवल ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बॉन्ड में बनाने में। तो मतलब ये 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, किसी कंपाउंड में 3 और किसी में 1। मैं इंडियम में आऊंगी तो ये भी
ऑफ कोर्स ये 5s में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी कंपाउंड में जब बहुत एनर्जी जिसमें लगाएंगे उसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगेन बिकॉज यहाँ पर भी 3d भी है 4d भी है, तो ये स्क्रीनर्स इतने खराब स्क्रीनर हैं कि 5s के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं अगेन वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो केवल एक p का जो एक इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, किसी में +3 कर देंगे जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा दोगे तुम, और कभी कभी वो 1 ही शो करेंगे। लेकिन अगर मैं थेलियम की बात करूं बच्चों, तो थेलियम में देखो बहुत अलग ही केस है। इसमें 3d भी है 4d भी है 5d भी है और 4f भी है। इतने सारे पुअर स्क्रीनर्स होने के कारण 6s2 जो है वो इतना ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो कभी बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो थेलियम केवल और केवल +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ठीक है। और ये s इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना या न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हो जाना है ना, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d 4d और 4f इलेक्ट्रॉन। This reluctance of s electron not to participate in the bonding due to poor shielding of d and f electron is known as inert pair effect. Children, क्या बोला जाता है इन्हें? इन्हें बोला जाता है inert pair effect। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जरूर जरूर आएगा, सुन लो। इनर्ट इफेक्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? s इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं बनाना। देखो मैं आपको जो बताती हूँ, मुझसे क्वेश्चन आता है तो मैं फिर आपको बोल रही हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? s के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन। दिस रिलक्टेंस मतलब नहीं पार्टिसिपेट करना बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसका? s इलेक्ट्रॉन का। क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो याद रखो थेलियम जो है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा केवल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट ओके बच्चों? क्या एक बार और समझा दूं अच्छे से, एक बार और समझा दूं? अक्स Yes, ma'am. हाँ मैं फिर से समझा रही हूँ। देखो बच्चों मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, मैं कोई जल्दी नहीं भाग रही हूँ, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, मेरा एक ही उसूल है। देखो मेरी बात सुनो। देखो बच्चों कोई भी एटम जो होता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर बोरॉन में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड शेल उसका वैलेंस शेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन स्टेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हुआ? +3। अब मैं गैलियम में आती हूँ। अदिति मैं गैलियम में आ रही हूँ। तो गैलियम में क्या हो रहा है कि 3d के इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। तो ये तुम्हें पता नहीं खराब पर्दे हैं। तो ये खराब पर्दे होने के कारण ये फोर्थ शेल जो है ये न्यूक्लियस के पास आ गई है ना, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ शेल में जो स्पेशली s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो बिल्कुल जो s के इलेक्ट्रॉन है, s का शेप भी स्फेरिकल है और न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है। तो स्पेशली जो s के इलेक्ट्रॉन है ना अदिति, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो गए, चिपक गए हैं। तो अब ये गैलियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4p का इलेक्ट्रॉन तो देना फिर भी आसान है, बट 4s का इलेक्ट्रॉन इट्स नॉट इजी फॉर इट टू गिव इलेक्ट्रॉन फॉर द 4s, क्योंकि 4s इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो गया है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है और 4s भी स्फेरिकल है। और ये 3d के कारण ये 4s जो है, फोर्थ शेल जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एक मिनट, गॉटमी एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग द क्लास, आई विल कॉल। जो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों की 3d के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी ये पुअर शील्डर है, तो इस कारण फोर्थ शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गया है। तो फोर्थ शेल में भी कौन से इलेक्ट्रॉन? स्पेशली s के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं न्यूक्लियस से। तो वो न्यूक्लियस से इतने ज्यादा पेनिट्रेट हो चुके हैं बच्चों कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गैलियम टू यूज दिस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर भी अगर बहुत ज्यादा एनर्जी वगैरह आप दोगे तो हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दे। मतलब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करे, और ज्यादातर वो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन मैंने भी कहा कि न्यूक्लियस से पेनिट्रेट होते हैं। उसी तरह से इंडियम में भी यही है कि भैया 4d के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डर है, जिसके कारण फिफ्थ शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गया। फिफ्थ शेल न्यूक्लियस के पास आ गया, उसमें से भी फिफ्थ शेल में भी जो s के इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेट है न्यूक्लियस से, तो वो तो बॉन्ड बनाने के लिए अदिति तैयार ही नहीं है।
समझ रही हो? तो मैं बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये s इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ में आ गए ये, है ना? क्यों पकड़ में आ गए न्यूक्लियस के? क्यों पकड़ में आ गए न्यूक्लियस के? बिकॉज 4d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पुअर स्क्रीनर्स होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं, जिस कारण फिफ्थ शेल जो है न्यूक्लियस के बहुत पकड़ में आ गया, और उसमें से भी s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा पकड़ में आ गए हैं। ठीक है, तो ये s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो जनरली इंडियम भी 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। 1 मिनट, क्या पूनम गुप्ता ऊपर, है ना? तो 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है। एक प्लस सी ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है वो, जब तुम बहुत ज्यादा एनर्जी दो तो हो सकता है वो s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में लगा दे, बट जनरली वो ये p का एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है। तो ये भी 2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। प्लस 3 कब? जब तुम बहुत एनर्जी दे दो और ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी लगा दो बॉन्ड बनाने में, तब +3, नहीं तो +1। लेकिन अगर मैं थेलियम की बात करूं अदिति, तो थेलियम में तो बात ही निराली है। थेलियम के बार बार कह रही हूँ, थेलियम में 4f के इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 4f के इलेक्ट्रॉन d से भी ज्यादा पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। तो ये 4f के इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा खराब पर्दे हैं कि 6 शेल न्यूक्लियस के एकदम करीब आ गया है, एकदम करीब आ गया। तो एकदम करीब आ गया, तो अब ये 6s की इतनी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो न्यूक्लियस से दूर जाए। तो पॉसिबल ही नहीं है थीरियम के लिए कि ये 6s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, बिल्कुल नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। केवल और केवल 6p में जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है केवल वही बॉन्ड बनाएगा। इसलिए थीलियम जो है वो केवल +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। मतलब बाकी सारे फिर भी इंडियम का InCl3 बना देगा, गैलियम GaCl3 मतलब क्लोरीन के साथ बना लेगा, लेकिन थेलियम जो है वो एक ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बाकी सब फिर भी BCl3 बना लेगा, AlCl3 बना लेगा, GaCl3 बना लेगा, InCl3, लेकिन थेलियम कभी भी Cl3 नहीं बनाएगा। वो केवल एक ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 6p का, ये अवेलेबल ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? s इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं बनाना। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन। s इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करना। क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। s इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो किसमें डोमिनेट होता है सबसे ज्यादा? देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। और याद रखो, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तुम देख रहे हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कि तुम देख रहे हो थेलियम में +3 होता ही नहीं है, केवल +1 ही होता है। तो +1 ऑक्सीजन स्टेट मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। थेलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 बनाएगा भी तो टूट जाएगा। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से जाने में ज्यादा होती जा रही है ना? तो यहाँ कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बच्चों। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन, d और f के इलेक्ट्रॉन का इतना खराब पर्दे हैं वो, कि जिस कारण आउटर मोस्ट शेल जो है न्यूक्लियस के पकड़ में आ गया है, और उसमें से भी जो s के इलेक्ट्रॉन है वो तो और ज्यादा पकड़ में आ गए। तो ये s के इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा पकड़ में आ गए न्यूक्लियस के कि ये बॉन्ड ही नहीं बना रहा है। और ये s इलेक्ट्रॉन का नहीं बॉन्ड बनाना बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट ओके बच्चों? तो याद रखो, थेलियम में केवल +1 ऑक्सीजन स्टेट ही स्टेबल होगा, बाकी सब +3 और +1 दोनों शो करेंगे, बट थेलियम केवल और केवल +1 ही शो करेगा। ये चीज तुम्हें पूछी जाएगी कल, समझ में आ रहा है? जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा, आई डोंट नो व्हेन, बट इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन चिल्ड्रन। इज इट ओके? आर यू कंफर्टेबल नाउ?